हर वक्त मैं आप लोगों के लिए विभिन्न चैप्टर्स का मैं रेगुलर रूप से मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ। अभी मैं हेरिडिटी एंड डिफरेंट जेनेटिक डिजीज़ को लेकर मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ ट्यूटोरियल क्लास के माध्यम से, और आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चे हों, सीबीएसई या आईसीएसई, जितने भी बच्चे आए हों सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको लाइक करना ना भूलें। तो चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के आते हैं तो उस पर मैं 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसको लिखना चाहिए ताकि आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये हेडिंग ही है चैप्टर बायोलॉजी हेरिडिटी, चैप्टर 3 क्लास 10 एंड 12 के बच्चों के लिए है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए कि हाउ डू यू गेट 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स। आप यहाँ पर बोर्ड के ऊपर में आप देख रहे हैं कि आप 10 मार्क्स में अगर 10 मार्क्स लेना है, मान लीजिए कि 2 मार्क्स करके ईच क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 2 × 5 तो 10 हमको लेने हैं, उठाने हैं। तो कैसे लिखे कि हमको 10 में 10 मिले हम लोग को, तो ये मैं आप लोग को आज मैं बताऊँगा उसका तरीका किस तरह से लिखा जाए, साइंस का है। तो देखिए ये एक पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। इसके पहले मैं वीडियो बनाया था, उसमें बताया था, लेकिन आज मैं बहुत ही छोटे रूप में और कम समय में ज़्यादा कागर में सागर भरने की कोशिश मैं करूँगा, जिसको आप लिख पाएंगे तो अच्छे से अच्छे नंबर मिल पाएंगे आपको। देखिए फेनोटाइप क्या है, हमने फेनोटाइप का हेडिंग दिया। फेनोटाइप क्या है, यहाँ पर लिखा है बाहरी लक्षण। बाहरी लक्षण क्या क्या हो सकता है, रंग, रूप और आकृति को फेनोटाइप कहते हैं। किसी भी जीव के, किसी भी प्राणी या पौधों के, सजीव के जो बाहरी लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं, बाहर से दिखाई पड़ते हैं, उस लक्षण को हम लोग फेनोटाइप कहते हैं। जैसे कि हाइट ऑफ पौधे का ऊंचाई, पौधे की लंबाई, ऊंचाई, ड्वार्फ बौनापन, उसका बीज का रंग, कलर येलो, ग्रीन, फूल का कलर, ये जो बाहर से हमें जो दिखाई पड़ता है, जो बाहर से दिखने वाले लक्षण को हम लोग फेनोटाइप कहते हैं। देखिए एक लाइन में हमने आंसर लिख दिया, उसका उदाहरण देना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल आपको हमेशा अच्छा मार्क्स लेना है तो हर समय हर डिफिनेशन का एग्जाम्पल आप अवश्य दें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है जेनोटाइप। जेनोटाइप क्या है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मैंने लिखा है कि जीवों के जीन की रचना जो किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करता है उसे जेनोटाइप कहते हैं। तो जैसे कि अब लंबाई के लिए अगर हम लोग बोलें कि एक जीव की एक विशेष लक्षण है, जैसे लंबाई है, तो लंबाई वो लंबा भी हो सकता है, बौना हो सकता है। तो वो जीव की जीन की रचना हमको अब यहाँ पर देखना है। अब लंबापन तो हो गया फेनोटाइप, लेकिन लंबापन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है टी, ये हो गया जीनोटाइप। बौनापन के लिए जो जीन है उत्तरदायी वो है स्मॉल टी, वो हो गया इसका बौनापन का जेनोटाइप। और बौनापन तब क्या हो गया, बौनापन हो गया फेनोटाइप। उस तरह से रंग अगर हम लोग देखें तो येलो कलर, ग्रीन कलर जो बीज का रंग होता है मटर का, तो येलो कलर का लिए हम लोग कैपिटल YY या कैपिटल स्मॉल y भी हो सकता है, और ग्रीन के लिए स्मॉल y स्मॉल y। तो ये हो गया ग्रीन कलर फेनोटाइप, और ये इसका जीन हो गया जेनोटाइप। तो आप आशा करते हैं ये फेनोटाइप जेनोटाइप उदाहरण के साथ आप लिख पाएंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आज मैं 5 क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा और अच्छी तरह से सीख लें कि कैसे इसको करना है, आंसर देना है। तो ये है दूसरा क्वेश्चन, आप देखें क्या है यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन +2 मार्क्स के लिए आए तो कैसे लिखे कि 2 नंबर हमको पूरा मिले। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि जब 2 विरोधी लक्षण के बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतान में केवल एक लक्षण प्रकट होता है और दूसरा दब जाता है। जो लक्षण अव्यक्ति होती है, जो प्रकट होता है, उसे प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, तथा जो दब जाता है उसे अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो इसी को मेंडल ने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर परीक्षा में आए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, देखिए यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दीजिएगा तो पूरा नंबर मिलेगा आपको। जैसे ही कोई भी डिफिनीशन हो उसका एग्जाम्पल आप जरूर दें, लाइफ साइंस में, विज्ञान में अगर अच्छे नंबर लाना हो तो। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दे कर रखा है कि कैपिटल टी लंबापन है, मटर का लंबापन का जीन है
फैक्टर है और ये बौनापन का फैक्टर है। मटर का ये बौनापन है, ये बौना है और ये लंबापन का कैरेक्टर का जीन है, पेरेंटल जनरेशन है। और इसे कैपिटल टी जीन आया और इसे स्मॉल टी आया, गैमेट आया और ये दोनों मिल गए, फर्टिलाइजेशन हुआ और ये जायगोट बना और पहला पीढ़ी में सारे लंबे हो गए पौधे। ये कई बार पढ़े हो तुम लोग। तो सारे लंबे पौधे हो गए, जबकि दोनों का विरोधी लक्षण का यहाँ पर देखो, जब दो विरोधी लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता है, दोनों विरोधी लक्षण है, एक लंबा है एक बौना है, विरोधी लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतान केवल एक लक्षण प्रकट होता है। देखो एक ही लक्षण प्रकट हुआ, सिर्फ लंबा, बौनापन का तो लक्षण प्रकट नहीं हुआ। तो दूसरा दब जाता है, तो जो लक्षण प्रकट होता है कैपिटल टी, उसको डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो दब जाता है टी, उसको रिसेसिव अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये परिभाषा लिखने के बाद में ये एग्जाम्पल लिख दोगे तो इसमें 2 में 2 नंबर तुम लोग को 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल जाएंगे आप लोग को। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, एक्सप्लेन इट। इनकम्प्लीट अपूर्ण डोमिनेंस, अपूर्ण अपूर्ण प्रभाविता क्या है, एक्सप्लेन इट। +2 2 नंबर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे लिखोगे, देखो कि ताकि 2 में 2 नंबर मिले। ध्यान से देखो, मैंने ये आंसर करके रखा पहले से ताकि वक्त कम लगे। सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेंस से वैज्ञानिक का नाम लिखोगे, कार्ल कोरेंस। 1903 ईस्वी में इन्होंने मिराबिलिस जालापा नामक एक पौधा था, जापानी 4 o'clock पौधे का नाम है, जापानी 4 o'clock, 4 बजे ये पौधा का फूल खिलता है, जापानी 4 o'clock, और इसका नाम है मिराबिलिस जालापा, इसका वैज्ञानिक नाम है। उस पर इन्होंने खोज किया था और उसमें देखा था अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है, अगर डिफिनीशन लिखा जाए कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है, डिफिनीशन अगर लिखोगे तो देखो बहुत ही शॉर्ट में 2 लाइन में लिखा हुआ है कि यदि F1 प्रथम पीढ़ी, F1 मतलब प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतान अपने पेरेंटल जनरेशन यानी मातृ पीढ़ी के दोनों में से किसी के सदृश नहीं होते हैं, दोनों में से किसी के सदृश नहीं होते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तुम लोग पढ़े हो, हम लोग कैपिटल टी या स्मॉल टी के बाद जब हम लोग करवाए थे लंबे पौधे बौने पौधे के बीच, तो पहला जो उत्पन्न संतान पहली पीढ़ी में जो हुआ था वो सारे पौधे लंबे हुए थे। तो क्या हुआ, ये कैपिटल टी ये जो है एक माता पिता में से किसी एक के समान तो हुआ, लंबा के समान हुआ या बौना के समान हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों में से किसी के समान नहीं होगा। मान लो ये माता है ये पिता है, दोनों में से किसी के एक समान तो होता है F1 पीढ़ी में, लेकिन इसमें नहीं होता है। यानी F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतान अपने पेरेंटल जनरेशन, यानी ये जो पेरेंटल जनरेशन है, माता और पिता जिसको लेकर क्रॉस कराए हैं, पेरेंटल जनरेशन मातृ पीढ़ी के दोनों में से किसी के समान नहीं होते हैं, सदृश नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एक उदाहरण दे दोगे तुम लोग, देख लो उदाहरण दिया, स्नैप ड्रैगन एक डॉग फ्लावर है, इसका नाम कहते हैं, ये डॉग की तरह इसका मुंह फ्लावर की आकृति होती है मुख की, तो ये स्नैप ड्रैगन भी नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है एंटीरिनम स्पीसीज। तो इसमें देखो फूल में रंगों की आनुवंशिकता को अगर हम लोग देखें कि इसके फूल के रंग का कैरेक्टर कैसे जो है F1 पीढ़ी में आता है, तो देखो ये क्रॉस करके दिखा दोगे, एक रेड फ्लावर है, ये स्नैप ड्रैगन का जो फूल लिए, एक लाल फूल वाला पौधा लिए और एक वाइट फ्लावर वाले पौधे के बीच जिसका जीन है कैपिटल RR, रेड को करता है प्रदर्शित, स्मॉल RR ये व्हाइट फ्लावर के जीन को प्रदर्शित करता है। तो देखो इसमें गैमेट जो मिलेगा पहला जनरेशन में, पेरेंटल जनरेशन, ये कैपिटल R होगा, दोनों इक्वल है, और स्मॉल r होगा ये गैमेट, और ये पॉलिनेशन के बाद जब दोनों मिलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, तो पहली पीढ़ी में इसका भी एक गुण आएगा, इसका भी एक जीन आएगा। तो कैपिटल तो या तो रेड होना चाहिए था फ्लावर को, या तो वाइट होना चाहिए था, तो ये दोनों में से कोई नहीं हुआ, ये पिंक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ना तो रेड हुआ फ्लावर ना तो वाइट हुआ फ्लावर, ये पिंक हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। माने दोनों में से कोई भी प्रभावी नहीं है, कोई एक दूसरे को दबा नहीं पाया और दोनों में से कोई अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाया। दोनों बराबर लड़ाई किए तो दोनों मिलके बोले चलो ठीक है
एक बीच में ये लोग मिल करके एक आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लिए, चलो पिंक बना लेते हैं, तो दोनों का, इसलिए इसको हम लोग पूर्ण प्रभाविता नहीं कहेंगे, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पिंक फ्लावर ये आया। तो ये अगर इसमें और एक थोड़ा सा मैं आगे बता दूं तो, क्योंकि ये क्वेश्चंस तुम लोग को आगे चल करके इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर इसी को अगर हम लोग F1 जनरेशन में अगर हम लोग ले जाते हैं, F1 जनरेशन में जो पौधे मिले आर मिले, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रेड के लिए, ये व्हाइट के लिए। अब ये दोनों के बीच हम लोग सेल्फ क्रॉस कराए F1 PD के बीच, जैसे कि मेंडल करवाया था। सेल्फ क्रॉस कराने के बाद देखो यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर दो तरह का गैमेट मिला, यहाँ भी दो तरह के गैमेट मिला। अब इस दोनों को पुनेट स्क्वायर में चार्ट में अगर दिखाएं तो तुम लोग देख रहे हो ये कैसा, ये कैसा फ्लावर होगा बोलो, ये रेड होगा। ये कैसा होगा, अभी तुम लोग देखे, पिंक होगा, ये भी पिंक होगा और ये वाइट होगा। शुरू में वाइट लिए थे, तो तुम लोग देख रहे हो कि हम लोगों को क्या मिला, रेड फ्लावर केटो मिला एक, पिंक फ्लावर यहाँ पर चार्ट में कितना दिखा रहा है, 2, और वाइट फ्लावर यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 1। तो ये हो गया फेनोटिपिक रेशियो। फेनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो कितना हुआ, 1:2:1। जबकि मेंडल ने जो पी प्लांट मटर के पौधे पे जो किया था, ये तो मेंडल नहीं किया था, ये तो डिस्कवर किया था, अभी हमने बताया है कार्ल कोरेंस, मेंडल के बाद की बात है ये। तो इसमें फेनोटाइपिक रेशियो कितना आया, 1:2:1। यानी यहाँ पर जो मेंडल ने बताया था कि F1 PD में जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है वो 3:1। तुमको पता है 3 भाग पौधे लंबे और 1 भाग बौने पौधे दिखाई पड़े थे, जो बाहर से दिखाई पड़ता है उसको फेनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, 3:1। यहाँ से बाहर में क्या दिखाई पड़ा, फ्लावर, 1 भाग लाल फ्लावर, 2 भाग पिंक और 1 भाग व्हाइट। तो देखो 3:1 यहाँ पर डेविएट कर गया। यहाँ पर मेंडल का लॉ जो है, ये भी क्वेश्चन आता है कि मेंडल का जो लॉ है वो कब डेविएट करता है, मेंडल का लॉ जो है कब फॉलो नहीं किया जा सकता, तब जबकि ये अपूर्ण प्रभाविता की बात होती है इस तरह के पौधों में, तो मेंडल लॉ यहाँ से डेविएट हो जाता है। देखो 1:2:1 के अनुपात में आया। अच्छा, इसका जीनोटाइप अगर देखें तो क्या होता है, तो इसका फेनोटाइप हुआ 1:2:1। अब जीन देखो, ऐसा ऐसा जीन कितना है, 1 ठो है। कैपिटल आर जीन के ठो है, 1 ठो है। और कैपिटल आर स्मॉल आर के ठो जीन है, 2 ठो है। और स्मॉल आर जीन के ठो है, 1 ठो है। देखो ये जो है कितना स्टार मार्क्स दो इसको, क्वेश्चन देखो, दोनों ही फेनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 हुआ और जेनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 हुआ। इसमें से किसी तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो लिखो तो 1:2:1 लिख पाओगे। तो चलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे, जिससे कैसे 100 में 100 को हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय कोडोमिनेंस एक्सप्लेन। ये +2 या +3 मार्क्स का भी एक तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं कि तुम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़े। अभी मेंडल ने बताया था कि जब हम लोग लंबे और बौने पौधे को जब हम लोग क्रॉस कराए तो F1 में सारे पौधे लंबे हुए, यानी माता पिता में से किसी एक के सदृश हुए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 PD में उत्पन्न संतान माता या पिता दोनों में से किसी एक के सदृश होते हैं। लेकिन इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस अभी हम लोग पढ़े कि दोनों में से किसी के सदृश नहीं होते। अभी हम लोग पढ़े F1 PD में उत्पन्न संतान जो पेरेंटल जनरेशन के दोनों माता पिता में से किसी के सदृश नहीं होते, तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों में से किसी के सदृश नहीं होते। तो कोडोमिनेंस क्या होता है कि F1 PD में उत्पन्न संतान माता पिता दोनों के सदृश होते हैं, यानी कि जो F1 PD में जो संतान उत्पन्न होंगे वो माता के समान भी होंगे और पिता के समान। यानी दो डोमिनेंस क्या है कि कोडोमिनेंस में F1 PD में उत्पन्न संतान माता और पिता दोनों के सदृश होते हैं। मान लो एक उदाहरण मैं देता हूँ कि मान लो कि माता से एक देखो ABO ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। ABO ब्लड ग्रुप हम लोग में होता है, जानते हो मनुष्य में 4 तरह का ब्लड होते हैं, ब्लड ग्रुप होता है AB ABO, 4 तरह का ब्लड ग्रुपिंग होता है। तो इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है इज कंट्रोल्ड बाय जीन A। इसमें जो ब्लड ग्रुप क्या होगा उसके लिए एक जीन होता है, आई जीन कहते हैं उसको। आई जीन एक कंट्रोल करता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द RBC प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे शरीर में जो RBC का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, RBC जो रेड ब्लड कॉर्पस से लाल रक्त कणिकाएं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में
एक आई जीन होता है, वो कंट्रोल करता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये आरबीसी का ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो शुगर से बना होता है, शुगर पॉलीमर से बना होता है। तो ये आरबीसी है शुगर पॉलीमर कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कंट्रोल होता है बाय जीन आई। अब ये जीन आई भी है, 3 तरह का एलील होता है। ये जीन जो आई हम लोग देखे, ये 3 तरह का एलील होता है, आई ए, आई बी और आई। ये 3 तरह के एलील जीन का होता है। और 3 में से पता है जीन हमेशा जो है 2 पेयर में रहते हैं। मान लो मदर में जीन है आई ए और फादर में जीन है आई बी और आई बी। ये उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ से एक तरह का जीन आएगा, आई ए आएगा। मदर में जीन है, माँ में क्या है, आई ए और फादर में है आई बी। तो यहाँ से एक ही तरह का जीन आएगा, गैमेट आई ए, और इसमें भी एक ही तरह का आएगा आई बी। अब ये दोनों मिल करके जब आई ए और आई बी आएगा तो ये आई ए है, तो ये मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है इसका ब्लड ग्रुप। और आई बी है तो ये जीन कंट्रोल कर रहा है, इसका ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन इसका जो संतान उत्पन्न होगा तो देखो ये में जीन 2 तरह का आई और ए बी दोनों है। तो क्या बताएं इसमें कि कोडोमिनेंस में F1PD में उत्पन्न संतान माता पिता दोनों के सदृश होंगे। तो माता पे आई आया और यहाँ से बी आया, ए आया और बी आया, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए बी। तो संतान में जो ब्लड ग्रुप ए बी आया तो इसमें तो या तो इसके समान होना चाहिए था, या तो इसके समान होना चाहिए था, या तो दोनों के समान नहीं होना चाहिए था। या तो अगर माता पिता के समान होता तो होता लॉ ऑफ डोमिनेंस, और अगर दोनों में से किसी के समान नहीं होता तो होता इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर दोनों माता पिता के दोनों के लक्षण को लेकर एक नया लक्षण बनता है, दोनों के सदृश होता है, तो उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। तो आशा करते हैं बच्चों ये तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बच्चों यहाँ पर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट आर इफेक्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज। जो बीमारियाँ होती हैं, जेनेटिक डिजीज किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? जेनेटिक डिजीज ऐसी बीमारी हैं जो आनुवंशिक होते हैं, माता पिता से उनके संतान में चले जाते हैं जो रोग, उसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं। देखो यहाँ पर इफेक्ट कितने तरह के जेनेटिक डिजीज हैं, आनुवंशिक रोग। यहाँ पर 6 तरह का मैंने यहाँ पे आपको बनाए हैं, जो 5 पॉइंट तक आप देखें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे कि कितने तरह की बीमारियाँ होती हैं जो हमें माता पिता से संतानों में जाती है। पहला है आई डिजीज़, आँख की जो बीमारी होती हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे मोतियाबिंद, मायोपिया में क्या होता है, शॉर्ट साइट, नज़दीक की वस्तु को हम लोग देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते, इसको कहते हैं शॉर्ट साइट, ये एक बीमारी है। CB कलर ब्लाइंडनेस, NB नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, रेड एंड ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाता आँख, वो एक बीमारी है। हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइट, मतलब दूर की चीज़ को देख सकते हैं, सामने की चीज़ को नहीं देख सकते। दूसरा है तो ये इफेक्ट हो गया। स्किन डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे सोराइसिस, इसमें जो स्केल इचिंग होता है, पैचेस ऑफ द ड्राई पैचेस, सफ़ेद पैचेस स्किन के ऊपर हो जाता है, स्केल जैसा हो जाता है और हमेशा इचिंग करता रहता है। और एक बीमारी है केरोटोसिस, ए टाइनी बम्प्स ऑन द स्किन नॉट इचिंग, ये छोटे छोटे स्किन के ऊपर टाइनी बम्प्स के रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इचिंग नहीं करता, ये खुजलाता भी नहीं है और ये हार्मफुल भी नहीं होता, जबकि सोराइसिस बहुत हार्मफुल है। तीसरा है डिफॉर्म्ड ऑर्गन। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जन्म से बच्चे जो है डिफॉर्म होते हैं, विकृत अंग वाले होते हैं, जैसे कि अधिका अंगुलता, मतलब 5 अंगुली से 1 अंगुली अगर ज़्यादा आ जाए, जैसा कि आप चित्र में में देख रहे हैं, आप ऊपर में मैंने दे दिया है, तो 5वां के बाद एक 6ठा अंगुली यहाँ पर देखने को मिल गया, तो इसको कहेंगे पॉलीडेक्टाइली, इंग्लिश में कहते हैं पॉलीडेक्टाइली। और एक विकृत अंग होता है युक्ता अंगुलता, मतलब कभी कभी 2 अंगुलियाँ आपस में फ्यूज़ कर जाती है, आप चित्र में देख ले, मैंने दे दिया है। तो ये सिंगडेक्टाइली, इसको कहते हैं सिंगडेक्टाइली, तो युक्ता अंगुल। इफेक्ट माने रक्त दोष के कारण बीमारी हो सकती है। हीमोफीलिया, यानी कि रक्त का नहीं, ब्लड डज नॉट क्लॉट, रक्त नहीं जमते हैं,
बहते रहते हैं, रक्त को जम जाना चाहिए नियम के अनुसार कटने के बाद, तो ये हेमोफीलिया बीमारी है। थैलेसीमिया, इसमें फ्यूअर नंबर ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाते हैं, आपको पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सीओ हीमोग्लोबिन बनाते हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ढोने का काम करते हैं। अगर ये शरीर में आरबीसी कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो ऑक्सीजन को ढो पाने की क्षमता कम हो जाती है, श्वसन की क्षमता कम हो जाती है, तो दम घुटने लगता है ऑक्सीजन की कमी से। तो ये थैलेसीमिया नामक बीमारी है। 5 नंबर मेटाबॉलिक डिजीज, हिंदी में इसको चयापचयी रोग कहते हैं। डायबिटीज़, शुगर की बीमारी का नाम सुने हैं, डायबिटीज़ शुगर की बीमारी जो पैंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है, जो बीटा सेल से निकलता है, आपका पैंक्रियाज के बीटा सेल से। आर्थराइटिस, गठिया जोड़, गठिया बात की बीमारी का नाम सुने हो, ये भी मेटाबॉलिक बीमारी है जो माता पिता से उसके संतान में जाने की संभावनाएं रहती है। साइकोलॉजिकल डिजीज, मानसिक रोग भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे मिर्गी, इपिलिप्सिस का नाम सुने हैं। और एक स्टूपिड, अल्प बुद्धि, मैंने कितना भी करो माता पिता, अगर पिता उसका अल्प बुद्धि का है, माता पिता अल्प बुद्धि का है, तो देखोगे संतान भी प्राय ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि वो भी अल्प बुद्धि का हो। तो इस तरह से बच्चों देखो हम लोग इफेक्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज़ का कौन कौन सा इफेक्ट है, जैसा क्वेश्चन अगर आता है, मान लो अगर 2 नंबर के आता है तो 2 या 3 पॉइंट लिखोगे, अगर ज़्यादा नंबर 3 नंबर का आता है तो ये 4 या 5 पॉइंट लिखोगे, इससे नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो आशा करते हैं मैं बच्चों में आप लोगों को समझा पाया हूँ। तो इस तरह से अगर तुम लोग लिखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तुम लोग 10 में 10 नंबर अगर चाहोगे तो 10 सब में 10 नंबर भी ले आओगे। हर डिफिनेशन के साथ उसका एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे मैं फिर चलते चलते मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अभी तक जो भी बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाले और ऑल का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाले जितने भी हमारे अपडेट्स, जो वीडियो का नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आपको मिलते रहें और आप हमारे साथ अपडेट रहें। और लॉकडाउन के पीरियड में या फिर लॉकडाउन खुल जाने के बाद भी मैं आप लोग जैसा कमेंट करेंगे कि जिस वीडियो को, जिस टॉपिक्स को आपको समझ में नहीं आते उस पर मैं कमेंट पर आपके हिसाब से मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलो बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो आप लोग, और अगर अच्छा लगा है हमारा क्लास तो लाइक तो बनता है बच्चों। लाइक अगर करते हो, शेयर ज़्यादा करते हो तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और आने वाले समय में अगर शेयर करोगे तो 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाने के बाद मैं तुम लोगों को ऑनलाइन भी आकर के यूट्यूब पर क्लास ले सकूँगा, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे मैं ऑनलाइन नहीं हो पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ, और फिर नए चैप्टर्स में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो, सावधान रहो, कोरोना से बचकर रहो।